हेलो एवरीवन। दिसंबर 11। आज देख लेते हैं। अच्छा न्यूज़ न्यूज़ तो आज अच्छा आया है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आया है न्यूज़ आज का। दिसंबर 11 का देखिए इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या डिस्कस हुआ है। हेडलाइन एडिटोरियल तो हम डिस्कस करते नहीं है। आज मैंने ओपोजिशन आवाज उठाया है वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कि उनको इम्पीच करना है बोल के। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट में चलाने का। तो गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट को हम लोग इम्पीच करते हैं, वैसा प्रोविजन वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं है इंडियन पॉलिटी में। मतलब कि कैसे हम लोग उनको निकालते हैं, तो उनको हटाने का जो तरीका है, उनके लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट जरूरी नहीं है। फॉर्मल इम्पीचमेंट उनके लिए जरूरी नहीं है। उनको राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास करेगा। और और लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में पास कर देगा, तो उनको माने हटाया जा सकता है अपने उस पोस्ट से। तो वही हेडलाइन बना है यहाँ पे कि एक ठीक। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का बता दिया तरीका कि वो जैसे प्रेसिडेंट को हटाते हैं वैसे नहीं हटाया जाता इनके लिए। राज्यसभा ही इनके लिए रिजोल्यूशन चला सकता है। इनके लिए राज्यसभा ही रिजोल्यूशन चला सकता है। और और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। लेकिन राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है। ये फैक्ट याद रखना, बहुत लोग इसको भूल जाते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में और सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में। ठीक है। अभी बात चला है, अब ये बात चला है, ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब ऐसा पास्ट में कभी नहीं हुआ था कि किसी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसा एक्शन का डिमांड हुआ हो। मैंने जब से इंडिपेंडेंट हुआ है इंडिया, तब से ऐसा पहली बार हुआ है ये इंस्टेंस। तो इतना मेक श्योर कि कोई भी एग्जाम होने वाला है अभी से, देखिए 1 डेढ़ महीने बाद से, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन इस कंटेक्स्ट में रहेगा कि उनको रिमूवल कैसा है। ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा, इस पे सिंपल मेजोरिटी लोकसभा। तो ये था हेडलाइन, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़। और और अभी एक, हाँ, एक इंडियन इंडियन एक्ट है जहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वहाँ पे एक्ट के हिसाब से लास्ट जो 24 मंथ्स तक ही कोई प्रेग्नेंट वुमेन या लेडी ये अपना टर्मिनेशन करा सकती है प्रेगनेंसी को। ठीक है। तो उसी के ऊपर हेडलाइन आया है कि 26 साल की एक महिला को, लड़की को अबॉर्ट कराने के लिए हाई कोर्ट अलाउ किया है स्पेशल कंडीशन में। स्पेशल कंडीशन में अलाउ है कि 24 24 हफ्ते के बाद भी उनको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया करने दिया जाता है स्पेशल केस में, लेकिन ऐसे नॉर्मली 24 वीक तक अलाउ रहता है। और है ये 24 वीक वाला याद रखना, क्योंकि यूपीएससी एक बार 2019 में शायद ऐसे ही कुछ इसी प्रेगनेंसी वाले कुछ टाइप में पूछा, इसमें पूछा था। जो मेडिकल सॉरी, शायद से ये पूछ लिया था। जो मेटर्निटी लीव होता है ना, उसके ऊपर पूछा था कितने वीक का मेटर्निटी लीव रहता है बोल के। ये पूछा था, तो इस टाइप का पूछता है यूपीएससी। देख लेना एक बार। याद रखना 24 वीक से बियॉन्ड स्पेशल कंडीशन में ही अलाउ करता है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। एक्ट बता दिया, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट था। और और क्या है। और हाँ, ये जो की हेड कीवर्ड है पीएसआईआर वालों के लिए, कि जैसे मैंने इंडिया बात होता था कि पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है चाइना के साथ, तो बोला जाता था कि हनी से भी मीठा और माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। ठीक है। ऐसा मैंने कहावत था, वो लोग जब भी वो लोग का मैंने होता था बात कि चाइना और पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है, तो हनी से भी मीठा और माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है दोनों का रिलेशन। सेम कॉन्टेक्स्ट में इंडिया रसिया का बीच में फ्रेंडशिप को राजनाथ सिंह क्या डिनोट किए हैं, हायर देन द हाईएस्ट माउंटेन। ये नॉर्मली तुम ऐसे इंडिया 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 और रसिया का रिलेशन में जब स्टार्ट करोगे इंट्रो में, अगर वैसे तो आईआर ओपीएससी में नहीं पूछता है आईआर, लेकिन अगर इंट्रो करना हुआ तो ये कीवर्ड लिख सकते हो कि हायर देन द हाईएस्ट माउंटेन रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर हैज कोटेड। ठीक है, ये लिख के आगे बढ़ सकते हो। ये हो गया। और क्या है कि यू क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया को। क्यों? कि कह रहा है कि इंडिया क्या क्या दिया है रसिया को आफ्टर सैंक्शन। ठीक है। G7 जो था, रशिया पे सैंक्शन लगाया था
ठीक है, बाकी कंट्री को वार्निंग दिया था कि तुम ये चीज मत करो रसिया से, क्यों? क्योंकि यूक्रेन पे अटैक किया है रसिया। ठीक है, तो उसी का डिटेल्स यूरोपियन यूनियन अभी शेयर कर रहा है कि इंडिया क्या क्या प्रोवाइड किया था, तो इससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। एस जयशंकर का क्लियर स्टैंड है, एस जयशंकर का क्लियर स्टैंड है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है इंडिया का, ठीक है, वो सोवरेन राइट है, उसके ऊपर किसी का भी ये इंटरफेरेंस इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये है, मैंने एक ऐसा आप समझ लो कि आईआर के पर्सपेक्टिव से एक आइडिया रखो कि ईयू कुछ डिटेल्स ये किया है, हाईलाइट किया है कि इंडिया अपना मैंने G7 का सेक्शन को वायलेट करके रसिया को सामान सप्लाई करते रहा है। तो उतना उसे डिटेल में नहीं जानना, बस एक आइडिया रखने के लिए मैं हेडलाइन को मार्क करा दिया। और है, हाँ, रुपी अभी तक का सबसे वीकेस्ट फॉर्म में है अभी, नियर टू 85, मतलब 84 पॉइंट समथिंग है अभी तक का सबसे लोएस्ट, जो वीकेस्ट जो है रुपी। ठीक है, सबसे मैंने वीक डिमांड है रुपी का 85 रुपीज, 85 रुपीज, $1 इक्वल टू 85 रुपीज। ये हेडलाइन है ये, ठीक है, वीकेस्ट हुआ है। अब रुपी का वीक होने से क्या होता है, रुपी का वीक होने का मतलब क्या है, रुपी का स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, इकोनॉमी में क्या इम्पेक्ट पड़ता है, हल्का सा आइडिया रखो। रुपी जब वीक होता है, मान लो $1 इज इक्वल टू 85 हुआ, और इससे पहले $1 इज इक्वल टू 80 था अगर, तो इसमें क्या होगा कि एक्सपोर्ट जो हमारा इम्प्रूव होगा, और इस वाले में एक्सपोर्ट मैंने जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा रुपी वीक होता है उतना एक्सपोर्ट इम्प्रूव होता है। ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, स्टैटिक का पार्ट है ये। अगर जितना ज़्यादा वीक होने का मतलब क्या है कि $1 हम लोग को उतना ही महंगा पड़ेगा खरीदने में। $1 $80 में खरीद ले रहे हैं। ठीक है, पहले $80 में खरीदते थे, अब $1 85 में खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का मैंने रुपी वीक हुआ है। ठीक, तो एक्सपोर्ट अच्छा होगा उस केस में। ये फैक्ट याद रखना। ठीक, इसका ऑपोजिट, अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो अपना जो है एक्सपोर्ट कमजोर होगा। तो ये फैक्ट याद रखना इस हेडलाइन से बस। और कुछ क्या, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, टर्की और इंडिया, ये तीनों क्रिटिसाइज किए हैं इस चीज को। चाइना चाइना एक इनिशिएटिव लाया है डब्ल्यूटीओ में, उस इनिशिएटिव का नाम है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। डब्ल्यूटीओ में कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक, क्रिटिसाइज कर रहा है, किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि जो चाइना पैसा देगा वो डेफिनेटली पॉलिसी इंटरफेरेंस करेगा, किसी भी कंट्री को पैसा देगा। डिस्पाइट कि 128 कंट्रीज हाँ बोल दिए हैं, चार कंट्री, इंडिया, चाइना और नामीबिया, सॉरी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और टर्की, ये चार कंट्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं चाइना लेड डब्ल्यूटीओ पैक्ट को। तो अब इसमें यूएसए क्या है, यूएसए हाँ या ना कुछ नहीं बोला, इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्रिटिसाइज किया। अभी ये छोटा सा न्यूज है ये, आगे चल के ये डब्ल्यूटीओ का बड़ा न्यूज बनेगा ये। ठीक है, अब इसको एक और देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि कोई चाइना के एक इनिशिएटिव लाया है, उस इनिशिएटिव को इंडिया और कुछ और तीन कंट्री मिलकर क्रिटिसाइज किए हैं। किस ग्राउंड पे, कि चाइना का जो ये पॉलिसी, ये जो सिस्टम जो प्रोवाइड करा रहा है इन्वेस्टमेंट वाला, इसमें इंडिया का मानना क्या है कि इंडिया बिलीव्स मेनी नेशन सपोर्टिंग द आईएफडीआर अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन दैट इट विल बी बेनिफिट देम। उन्हें जो भी हाँ बोले हैं उनको गलत फहमी में है कि उनको फायदा होने वाला है। एक्चुअली में चाइना क्या करेगा, उसका पॉलिसी स्पेस को हैम्पर करेगा। मतलब कोई भी कंट्री पैसा लेगा, उसको चाइना कुछ कंडीशन लगा देगा, क्योंकि चाइना का पुराना आदत है। तो इसलिए इंडिया क्रिटिसाइज किया है, और जब भी ये डिटेल में आएगा तब देखेंगे। अभी क्या हुआ है, सेबी सेबी T0 सेटलमेंट, इससे पहले T2 था 2001 के अराउंड आसपास, दो दो तीन के आसपास। T3 था, T2 हुआ, फिर T1 हुआ पिछले साल, फिर अभी T0 हो गया है। ठीक है, T0, इससे पहले 500 से पहले 25 स्टॉक में T0 चला था। मतलब क्या है कि जिस दिन तुम शेयर मार्केट में शेयर खरीदे या बेचे, उसी दिन तुमको तुम्हारा पैसा अवेलेबल हो गया। तुम अगर पैसे शेयर बेचे अपना, ठीक है, शेयर बेचे तो जो शेयर खरीदा तुम्हारा, उसका पैसा सीधा तुम्हारे अकाउंट में उसी दिन शाम में आ जाएगा। उसको बोलते हैं T0। पहले एक दिन लगता था, इससे पहले 2 दिन लगता था। ठीक है, तो T0 कीवर्ड किससे रिलेटेड है, T1 किससे रिलेटेड है, T2 किससे रिलेटेड है, ये सेटलमेंट सेबी का प्रोविजन है, जहाँ पे वो बताता है कि पैसा जिस दिन तुम लगाए हो उसी दिन तुमको रिटर्न हो जाएगा, तो T0। अगर एक दिन बाद मिला तो T1। और शेयर मार्केट में जब तुम पैसा लगा रहे हो 2 दिन बाद मिला तो T2 सेटलमेंट। तो ये दोनों पुराना हो गया है,
अभी सेबी बोल रहा था T+0 सेटलमेंट का बात चल रहा था। सेबी बोला था कि अगर यह ले आते हैं तो हम बताएंगे कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में बाकी सब कंट्री से, अभी तक ये सब यूएसए में भी अवेलेबल नहीं हो पाया है। यूएसए वगैरह अच्छे अच्छे डेवलप्ड कंट्री में भी ये सेटलमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो ये सेबी का जब सक्सेस का बात आएगा तो ये जरूर मेंशन करना अपने आंसर में। और इकोनॉमी पेज में, हाँ, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल का बढ़ चुका है। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है। ये रिपोर्ट 2017 से अभी तक का जो था उसके इसके थ्रू बताया गया कि हम जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट जो जारी करता है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक होता है, उससे पता चलता है। तो हम अभी इससे पहले हम क्या पढ़ते थे कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? क्योंकि वुमेन लोग पढ़ने के बाद भी पढ़ने के बाद भी वो लोग अभी तक जॉब में नहीं एंटर कर रही थी, स्पेशली अर्बन वुमेन। और जो शादी कर ले रही थी वो भी इंटर वो भी उतना जॉब करना प्रीफर नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है पिछले 5-6 साल का, उसमें पता चला है कि अब इंक्रीज हो रहा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। किस किस ग्राउंड पे रूरल में जो है बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इसका 24% से 41 हो गया है। फैक्ट याद नहीं भी रहता, चलता है, एक एवरेज याद रखना है कि रूरल में इंप्रूव हुआ है और अर्बन में भी इंप्रूव हुआ है पार्टिसिपेशन वुमेन का वर्क में। ठीक है। और हाँ, एक इकोनॉमी का टॉपिक है अपना, इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो वहां पे अब क्या गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि इंडिया नीड्स टू डिटरमाइन इट्स ऑन डेफिनेशन, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए वो इंडिया को खुद से निकालना चाहिए। और कह रहा है कि उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन है उसको जोड़ देना चाहिए कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको भी काउंट करना चाहिए कि दे आर एम्प्लॉयड करके। वो डेफिनेशन का बात चल रहा है। ठीक है। ये अपना जो लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है वो इस बात को ये किए हैं, हाईलाइट किए हैं। ये था इकोनॉमी में। और बचा खाली एक्सप्लेन्ड पेज। अभी क्या है कि सेंटर बोला है स्टेट को कि जो स्नेक बाइट हो रहा है, जो स्नेक बाइट का केस बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, स्पेशली उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, स्नेक बाइट का। तो उसको कह रहा है सेंटर क्या, स्टेट को, कि तुम उसको नोटिफाइबल डिजीज में काउंट करो। क्यों करो काउंट? काउंट करोगे तो क्या होगा नोटिफाइबल डिजीज में? सर्विलेंस अच्छा होगा। ठीक है, सर्विलेंस अच्छा होगा। फिर जो मेडिसिन, जो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो बहुत अच्छे ग्राउंड पे होगा। और क्यों करना है? क्योंकि इन सब स्टेट में जो छोटे लो एल्टीट्यूड स्टेट होते हैं ना, वहाँ पे ये जो वेनमस स्नेक है बहुत पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, बिहार, उड़ीसा, क्यूमुलेटिव मिला के यहाँ ईयरली 1 ईयर में 58,000 डेथ हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। अगर सांप का बात, स्नेक का बात करें तो स्नेक जो बहुत सारे स्नेक ऐसा है जो जहरीले नहीं है, लेकिन जो कुछ इंडिया में माने जाते हैं कि जो बिग फोर कैटेगरी में है, बिग फोर, वो इंडियन कोबरा जो है, कॉमन करेट जिसको उड़ीसा में करेत भी बोलते हैं, करेत, या फिर चित्ती सांप भी बोलते हैं, रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। तो ये चारों हैं जो डेथ ह्यूमन का डेथ हो जाता है उड़ीसा में। स्पेशली कॉमन करेत बहुत पाया जाता है उड़ीसा में, इससे बहुत स्नेक डेथ हुआ है। तो ऐसा एज्यूम करना कि गवर्नमेंट अगर इसको ये कर रहा है तो अब एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से स्नेक बाइट कैसे हेल्थ ये को ये हैम्पर चेंज कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है उसके ऊपर में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से कुछ चीज होना चाहिए लिखने के लिए। तो ये सब उठाना, स्नेक स्नेक बाइट को सेंटर नोटिफाई करवाया रहा है ये डिजीज में, स्पेशल नोटिफाइबल डिजीज में काउंट करवा रहा है इसको। हो गया, इतना ही था। और एक लास्ट है पार्डनिंग पावर। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर जो है, यूएसए में कुछ हुआ है जो जो बाइडेन अपने बेटे को माफ करवाया है प्रीएम्प्टिव पार्डनिंग के थ्रू से, प्रीएम्प्टिव पार्डनिंग। तो बस कीवर्ड है कि प्रीएम्प्टिव पार्डनिंग क्या है। पार्डन समवन टू प्रोटेक्ट देम प्रीएम्प्टिवली फ्रॉम फ्यूचर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, की फ्यूचर में कोई अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है उस पर, उससे पार्डन कराना। इंडिया में कितने तरीके से पार्डन होता है? इंडिया में जो पार्डनिंग होता है उसमें एक होता है कि रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन। ठीक है, रेमिशन, कम्यूट, ये सब इंडियन इंडियन इंडिया का ये है। ठीक है। और याद ध्यान रखना, प्रेसिडेंट जो है कोर्ट मार्शल को भी पार्डन कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी को भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जो है कोर्ट मार्शल को पार्डन नहीं कर पाएगा, डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर पाएगा। और क्या कि एक लाइन और याद रखना कि प्रेसिडेंट कैन नॉट ग्रांट पार्डन, खुद से वो कोई चीज पार्डन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सेंटर का एडवाइस चाहिए ही चाहिए। ये आफ्टर जजमेंट ऑफ मारूराम केस के बाद से ये चीज एक्सेप्टेबल हुआ था। ठीक है, मतलब अपने मर्जी से प्रेसिडेंट किसी को पार्डन नहीं देंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूछ के, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के ही वो पार्डनिंग देंगे प्रेसिडेंट। ठीक है।
पिछले साल ये बहुत न्यूज में था, क्योंकि गवर्नर जो थे तमिलनाडु के, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि तुम जो भी राजीव गांधी का जो ये हत्यारे हैं उनको पार्डन कर दिया जाए, और पार्डन भी कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में था ये पार्डनिंग पावर, देख लेना एक बार। और आर्टिकल नंबर 672 में आता है प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर। हो गया, आज के लिए इतना ही था न्यूज में, करंट अफेयर में। बाकी कल देखेंगे क्या आता है। चलो, थैंक यू।